हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रैक्टिशियर लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एआईबी पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 2 के साथ, जहां हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एआईबी 19 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक। हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सेट ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक डील कर चुके हैं, जहां हम आपको प्रॉपर टेक्निक्स बताए हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे बेयर एक्ट्स रीड करनी है एंड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक AIB। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देयर इज वन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू। एआईबी में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में कुछ एनोमली रहती है, जिसकी वजह से सही आंसर पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड एंड में आंसर कीज जब आती है तब हम आंसर की में भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है वो विथड्रॉन लिखे जाते हैं, जिसपे बच्चों को बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इससे दिक्कत ये होती है कि जब एक्चुअली आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं तो आप उन क्वेश्चंस में जाकर अटक जाते हैं बिकॉज यू आर अनेबल टू फाइंड द राइट आंसर एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टेक्स अप टू मच ऑफ योर टाइम। सो माय एडवाइस इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड वुड बी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में समथिंग इज डिफरेंट और समथिंग इज रॉन्ग, देन लीव दैट क्वेश्चन फॉर लास्ट। बिकॉज अगर आप अपना पूरा टाइम उसी क्वेश्चन में खपा देंगे तो बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो टाइम आपके पास रहेगा वो भी कम पड़ जाएगा। सो फॉर AIB you have to have this strategy कि attempt only those questions first that are easy to find. Because it is again there is no minus marking for leaving out any questions, there is no minus marking for attempting any wrong questions, but you just need to have one qualifying mark that is around 40, and for that इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए जिनके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। आप उस पे टाइम वेस्ट ना करिए जो कि गलत भी हो सकते हैं। Now secondly I want to reiterate something that we have already discussed in our previous video, and that is कि हमें पहले देखना है, समझना है कि AIB में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो मेन एक्ट्स होते हैं, मेन लॉस होते हैं, उनसे लैंडमार्क केसेस आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टॉर्ट्स के हो गए या पर्टिकुलर सीपीसी वगैरह हो गया, कोई भी एक्ट हो सकता है जिससे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड तीसरा आता है हमारा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज आप ये एक ओपन बुक एग्जाम है, आपके सामने बेयर एक्ट्स होती हैं। You just need to know कि how to go through your bare acts, and that's what we are going to teach you in these two videos. आप पहले वीडियो को भी definitely check out जरूर करिएगा। दूसरी बात आती है concept based and case based की। तो that is something very vast and that can be very difficult for students to attempt by their own. So we are going to bring videos on them very soon. So please stick with us. We are going to make your AIB journey very simple. अदरवाइज अगर आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने सारे पोर्शंस को, इतने सारे सिलेबस को या लॉस को एक साथ पढ़ना एंड के 1 मंथ में। सो नाउ विल लुक इनटू द क्वेश्चंस। सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इट रीड्स, which section discusses with regard to Sapinda relationship under the Hindu Marriage Act 1955? Now again अगर आप बहुत ज्यादा न्यूबी हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आपके आंसर खोजने हैं आपको बेयर एक्ट्स के साथ, तो दो चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा बेयर एक्ट चाहिए एंड कौन सा सेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर बेयर एक्ट हमें बता दिया गया है कि द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि द क्वेश्चंस जहां पर आपको ऑप्शन में ही सेक्शंस दे दिए गए हैं आर द सिंपलेस्ट। कैसे? अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्ट को उठाएंगे एंड उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आप इन सारे ऑप्शंस को ढूंढते जाएंगे। नाउ जब आप बेयर एक्ट उठाएंगे एंड इन ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सेक्शन 3 के क्लॉज एफ का सब क्लॉज 1 एंड 2 जो है वो दोनों सब इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में कंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली आउट हो गए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सब क्लॉज 2 के बारे में मेंशन है ही नहीं। वहीं सब क्लॉज 1 एंड 2 जो है वो दोनों मेंशन है ऑप्शन सी में भी एंड ऑप्शन डी में भी। तो आपको इसको फर्दर चेकआउट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो आप फिर देखेंगे इसमें दो चीज कॉमन है, इसमें एक चीज कॉमन है दैट इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G। इसका मतलब सेक्शन 3G में तो होगा ही होगा, दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट नीड टू चेक। नाउ एंड में आते हैं सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 5 क्लॉज 5। तो आप अगेन जब इसको चेक करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सेक्शन 5 का क्लॉज 5 भी जो है वो सब इंटर रिलेशनशिप्स की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन डी है वो हमारी सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो दैट इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। फर्स्टली सेक्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस में तो हम सारे सेक्शंस को चेकआउट करते जाएंगे।
दूसरा, हम उन सेक्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे जो कि राइट आंसर कंटेन नहीं करते। जैसे कि हमने यहाँ पर ए एंड बी को पहले एलिमिनेट किया, देन हमने सी को एलिमिनेट किया। Now next question is a mixture of concept based and section based, so we are going to read through that. Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional and mental distress. Aarti decided to file for divorce on the grounds of cruelty under section 13(1)(1)(a of the Marriage Act. Which of the following statements is true regarding the grounds? अब पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में दिया क्या क्या है। Aarti can only seek divorce on the grounds of adultery, which is wrong because ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये मेंशन करता है कि जो डिवोर्स है वो क्रूएल्टी के बेसिस पे लिया जा सकता है। देन adultery is not required here. That is apart from even apart from adultery, cruelty can be a ground for divorce. Aarti can seek divorce on the grounds of cruelty as long as she proves mental or physical cruelty. Aarti cannot seek divorce on the ground of cruelty as it is not recognized under the Hindu Marriage Act, which is again very wrong because it has been recognized under this particular section. Aarti must prove Rajesh cruelty was intentional to succeed in the divorce petition. Now यहाँ पर कहा गया है कि जो cruelty है वो intentional होनी चाहिए, जो कि is not right because अगर cruelty unintentional भी होती है even then it can become a ground for divorce. So even option D is not right. So बचता है हमारे पास ऑप्शन बी की जो क्रुएल्टी है वो मेंटल भी हो सकती है एंड वो फिजिकल भी हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो हमने अप्रोच फॉलो की है वो अप्रोच है कैंसिलेशन की, कि हमने वो सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते गए हैं जो कि हमें गलत लग रहे थे। इस तरह से हमें एक राइट ऑप्शन मिल गया। Next is a very easy question. On matters where Daya Bhag is silent, what prevails? The answer is simple. Mitakshara school of law is what that will prevail. Now moving on, we have another question. Nisha and Akash are separated and they both seek custody of the minor child Arav. Nisha has been the primary caregiver while Akash claims that he can prove better financial stability for Arav. They both approach the court under Guardian and Wards Act 1819. Which of the following factors will the court primarily consider determining the custody of Arav? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम कस्टडी या गार्जियनशिप की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ है वो सबसे पहले देखता है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ होगा, एंड यही चीज सबसे पहले ध्यान रखी जाती है बच्चों की कस्टडी देते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वेलफेयर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर हम एक नए टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज मैच द कॉलम। एंड यूजुअली इसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं बिकॉज उनके मन में डर बैठ जाता है कि हमें तो सारे क्वेश्चंस के आंसर पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले वो आंसर चूज करिए जो आप श्योर हैं कि आप राइट है उसके बारे में। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा फेमस चीज होगी वो होगी शायरा बानो का केस, दैट वाज द ट्रिपल तलाक केस। तो आपको पता है कि ई का आंसर तो 5 ही होना है, तो आप ऐसे ऑप्शन में चुनेंगे जहां पर ई 5 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन सी इज द ओनली प्लेस जहां पर ई का आंसर हमें 5 दिख रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर तो सी ही होगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट विल गो थ्रू एवरीथिंग। नाउ इफ शायरा बानो के बाद देखें तो इजीएस्ट ये हो जाता है कि आप केस लॉस पहले देखें। तो यहाँ पर एक है दीपिका वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का केस। नाउ इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ था कि जो दीपिका थी वो एक नर्स थी एंड वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर से मैटरनिटी लीव ले चुकी थी अपने हस्बैंड के बच्चों के टेक केयर करने के लिए, व्हिच वर नॉट द बायोलॉजिकल किड्स ऑफ दीपिका। सो जब दीपिका के खुद के बायोलॉजिकल किड्स होते हैं वो अगेन मैटरनिटी लीव के लिए जाती हैं और उनके जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं वो मना कर देते हैं उन्हें मैटरनिटी लीव देने के लिए। मामला कोर्ट जाता है। कोर्ट यहाँ पर कहता है कि इवन इफ रिलेशनशिप्स आर एटिपिकल एंड ऐसे केस में भी जैसे दीपिका का केस था मैटरनिटी लीव ग्रांट होनी चाहिए। तो दीपिका वर्सेस कैट का जो केस है वो बात करता है एटिपिकल रिलेशनशिप्स की, यानी कि बी टॉक्स अबाउट फोर्थ। नाउ अगेन वी हैव द केस ऑफ आस्कॉर वर्सेस करतार सिंह जो कि इनहेरिटेंस में कस्टमरी लॉ की बात करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कस्टमरी लॉ, यानी कि D relates with to, that is also there in option C. Now इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जैसे सुन्नत उल कौल। जो कॉन्सेप्ट है सुन्नत उल कौल का वो बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंदर ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा था दैट इज द लॉ फॉर देम, दैट इज व्हाट वी कॉल सुन्नत उल कौल। सो स्पोकन वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट आर सुन्नत उल कौल, दैट इज ए का 1 which is also there in option C. Next सुन्नत उल तकरीर। So everything that was happening in front of the prophet and he was not denying it and he was not prohibiting it. So basically when he was silent upon any action it was allowed. So that was called sunnat ul takrir. So the silence of prophet is sunnat ul takrir.
So option C goes with 3. So we can see कि जो option C है यहाँ पे that is right for all the instances. So option C will be the right answer. For next question, we have a section-based question that reads: The remedy of restitution of conjugal rights is given in the section of Hindu Marriage Act 1955. अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक सेक्शन एक्ट दे दिया गया है एंड हमें ऑप्शन में 4 सेक्शन दिए गए हैं. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स से ये चारों सेक्शन चेकआउट करेंगे. इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इंडेक्स से ही चेकआउट करिए, क्योंकि अगर आप एक्ट खोलने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. बहुत ज्यादा ऐसे आंसर्स हैं जो आपको इंडेक्स में ही गो थ्रू करके मिल जाते हैं. सो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिएगा एआईबी में कि आप इंडेक्स से ही गो थ्रू करें. तो जब आप इंडेक्स से गो थ्रू करेंगे आपको ये दिखेगा कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव: In which case, a prison inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture, which became a pioneer in public interest litigation. Through the court later abandoned the practice of considering letters. So this case was Sunil Batra versus Delhi administration. Now case based questions के साथ दिक्कत ये है कि वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. आपको बहुत सारे लैंडमार्क केसेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे रिसेंट केसेस पढ़ने पड़ेंगे. एक चीज जो आप यहाँ पर लिमिटेशन लगा सकते हैं वो ये है कि आप केसेस सिर्फ और सिर्फ मेजर लॉस के पढ़ें. ट्रेंड में ये देखा गया है कि माइनर लॉ के केसेस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आप खुद को लिमिट कर सकते हैं कि आप सिर्फ मेजर लॉ के केसेस ही गो थ्रू करें. Again, we are going to provide you a very concise list of landmark judgments that we are also going to discuss in our upcoming videos. So we'll go through that thoroughly. This question is a little bit concept based as well as case based. And इस क्वेश्चन को देख के ये समझ आता है कि कैसे अगर आपने कोई केस नहीं भी पढ़ा है तो भी ऑप्शंस को देख के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं. तो देखते हैं. In the early 1980s, a social activist group discovered severe exploitation of laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in a cycle of debt and forced labor. The conditions revealed systematic violation of fundamental human rights. The Supreme Court was approached to look into the dire circumstances of the working persons there, and one of the following views of the courts was sustained in the state case. Identify from the following. सो बेसिकली यहाँ पर ये दिया गया है कि इस पर्टिकुलर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू दिया था एंड इन ऑप्शंस में से आपको पता लगाना है वो व्यू कौन सा था. तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्टली, the court established that the right to free legal aid is a mere directive principle and cannot be enforced as a fundamental right. So पहली चीज, आपको अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो आपको ये रखना है कि कोर्ट्स ने हमेशा से थोड़े ब्रॉड माइंडसेट रखा है, अपने माइंडसेट को नैरो कभी नहीं किया है. तो फर्स्ट ऑप्शन हम ये कह रहे हैं कि फ्री लीगल एड सिर्फ एक मियर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, which is again we know it is not possible because अब तो हमारे पास फ्री लीगल एड का अलग से एक आर्टिकल भी है which is a right to you as of now. So हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए feels clearly wrong. Secondly, the judgment primarily focused on providing monetary compensation to affected laborers without addressing systematic issue of bonded laborers. So then again यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक नैरो अप्रोच यहाँ पर दिखा रहा है हम लोग को कि इस पर्टिकुलर केस को तो कंसीडर किया कोर्ट ने, लेकिन सिस्टमैटिकली बॉन्डेड लेबर के बारे में कुछ नहीं किया, which is again something that is difficult to digest because bonded labor is being outlawed, has been outlawed in the entire country. So obviously बात है कि systematically bonded labor को भी एड्रेस किया ही गया होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग. फिर हम लास्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं. द कोर्ट रूल्ड दैट ओनली गवर्नमेंट एजेंसी एंड नॉट सोशल एक्टिविस्ट्स कुड फाइल पिटीशंस कंसर्निंग लेबर राइट्स. देन अगेन इट इज आल्सो वेरी रॉन्ग बिकॉज हमारे पास इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप्ड एक पीआईएल सिस्टम है जहां पर लोग ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक एट लार्ज ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट पे जो कि खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहा गया है कि सोशल एक्टिविस्ट के पास कोई राइट नहीं है. देन अगेन कोर्ट इतना नैरो अप्रोच कभी नहीं लेगा. सो देन अगेन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. लास्टली हम सी लिखते हैं. The Supreme Court recognized the right against forced labor as a fundamental right derived from the right to life and human dignity under Article 12, which is completely right in all sense. Now इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते थे. पहला कि आप फैक्ट को देख के समझ जाए कि किस पर्टिकुलर केस से डील कर रहा है, which was PUCD versus Union of India, and आप वहां पर से क्लियरली समझ जाते कि the right against forced labor is a fundamental right, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन सी को टिक कर देते. लेकिन अगर आपको इस केस की नॉलेज नहीं थी तो आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे. एंड यूजुअली एलिमिनेशन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो कोर्ट है वो एक नैरो अप्रोच यूजुअली नहीं लेता है, वो हमेशा एक ब्रॉड अप्रोच लेता है.
एंड हमने देखा ए, बी और जो डी ऑप्शंस थे वो बहुत ज्यादा नैरो अप्रोच वाले थे, तो वी कैंसल इट आउट एंड हमारे पास बचता ऑप्शन सी व्हिच इज एक्चुअली द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें पता लगाना है, हमें समझना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि इन पीआईएल केसेस द कोर्ट प्लेस अ पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशनल केसेस, व्हिच इज वेरी रॉन्ग बिकॉज़ जब हम पीआईएल केसेस की बात करते हैं इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजंस इन द कंट्री एट लार्ज। एंड हमने देखा है कि पीआईएल के केसेस में रिसेंट फ्यू डेकेड्स में कोर्ट ने बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया है। उन्होंने एक थर्ड पार्टी की तरह पैसिव रोल नहीं प्ले किया है, उन्होंने आगे से आके सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और आगे से राइट्स दे के बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। तो स्टेटमेंट 1 इज वेरी रॉन्ग। Statement 2, PIL is primarily focused on individual disputes, which is very wrong because answer हमें यहाँ पर मिल जाता है PIL के full form में, that is public interest litigation, यानी कि ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए की जा रही है, वहां पर कोई स्कोप ही नहीं आता इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स के लिए। तो स्टेटमेंट 2 भी जो होगा वो फॉल्स होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीजन एंड असर्शन बेस्ड। तो सबसे पहले हम असर्शन रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकस स्टैंडी क्या होता है। लोकस स्टैंडी इज बेसिकली द एबिलिटी और कैपेसिटी टू ब्रिंग एनी पर्टिकुलर केस टू द कोर्ट। अब इसको बेसिकली ये समझते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो ओनली आई विल बी एबल टू टेक अप दैट केस टू द कोर्ट, राइट? सो ये होता है लोकस स्टैंडी। लेकिन पीआईएल के केसेस में लोकस स्टैंडी को रिलैक्स कर दिया जाता है, ऐसा हमारा असर्शन कह रहा है, विच इज ट्रू। क्योंकि पीआईएल में यूजुअली ये होता है कि ऐसे लोगों के केसेस जो कि वो खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, जो उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, ऐसे केसेस को कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे केसेस को लेके कोर्ट जाता है। और इसलिए यहाँ पर लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट पीआईएल में थोड़ा लीनियंट कर दिया जाता है ताकि लोगों का भलाई किया जा सके कोर्ट के द्वारा। नाउ इसका रीजन क्या दिया गया है? PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves. बेसिकली यही लिखा गया है कि PIL अलाउ करता है ऐसे पब्लिक स्पिरिटेड लोगों को कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके उनके बिहाफ में जो नहीं कर पा रहे हैं। ये रीजन दिया गया है, which is again very true and also reason reason is the explanation behind the assertion। दो चीजें लिखी गई है यहाँ पे। पहला असर्शन ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी है वो रिलैक्स है पीआईएल में, और जो रीजन है वो कहता है कि क्यों रिलैक्स है, क्यों? ताकि पब्लिक स्पिरिटेड लोग उन लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए जो कि खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी और रीजन भी दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of AA. So option A हमारा right हो जाएगा। Moving on, we have which of the following best defines delegated legislation? It is a concept of administrative law and अगर ये कोई क्वेश्चन है delegated legislation का तो आपको सबसे पहले टिक करना है laws made by administrative authority under power given to them by the parliament। ये होता है हमारा delegated legislation का definition। Next question. Which of the following are not ground for judicial review of administrative action? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है? गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देती हैं कि कोई चीज कैसे हैंडल होनी है, अगर वो कोई ऑर्डर देती है तो उन्हें किन ग्राउंड्स पे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास चार ग्राउंड्स दिए गए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। पहला, इलीगैलिटी। तो अगर हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इलीगल हो तो क्या उसे जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला जा सकता है? ऑब्वियसली डाला जा सकता है, बिकॉज अगर कोई एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या ऑर्डर जो है अगर वो लॉ को ही सरपास कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो गलत ही होगा, तो उसको जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है। तो इलीगैलिटी इज देयर। सेकेंडली, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली होता है कि नीड के अकॉर्डिंग करना, नीड से कम ज्यादा ना करना। सो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए जिस एक पर्टिकुलर भीड़ को हैंडल करने के लिए या लाठीचार्ज करने के लिए 10 पुलिस वालों की आवश्यकता थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, वहां पर 50 पुलिस वाले उतार दिए, तो वहां पर ज्यादा वायलेंस हो गया, भगदड़ मच गई। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था जो कि प्रोपोर्शनली इनवैलिड था। तो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे भी हम जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। थर्डली, इररेशनैलिटी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं उन्हें
पूरी तरह से रीजनड होने चाहिए, पूरी तरह रैशनल थिंकिंग से लिए जाने चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकते। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो इररेशनल है तो भी वो जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है। फोर्थली, पब्लिक ओपिनियन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कभी भी पब्लिक ओपिनियन के थ्रू चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन जो है वो डिफर करता है। इंडिया में हर चीज की हर बार 100% कंसेंसस नहीं हो सकती, हर बार डिसेंट होगा ही होगा। तो आपके पास ऐसा थ्रू आउट 100% वैलिड पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा जिसके बेसिस पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को चैलेंज कर सके। सो इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन बी। Next question is, what does conflict of interest refer to in professional ethics? So it basically refers to the situation where personal interest is in conflict with professional duties. ये होता है हमारा conflict of interest. Now next question. Advocate Mr. X was representing a client Mr. Y in a property dispute case. During the proceedings, Advocate Mr. X accepted a bribe from an opposing party to delay the case, causing significant harm to Mr. Y's case. Moreover, Mr. X failed to inform his client about critical hearing dates, leading to adverse judgments. On the basis of the above problem, select the correct option. Again, यहाँ पर हम, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम यहाँ पर एक एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर केस क्या हो रहा है, बेसिकली एक पर्सन ने, एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट से ब्राइब खाई है कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट न करे। तो पहले हम ऑप्शंस चेकआउट करते हैं। तो ये जो ब्राइब लेना है, सबसे पहले ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज इन वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया for professional ethics. Yes, it is only an offense under the Prevention of Corruption Act. It amounts to criminal conspiracy under the Bharatiya Nyaya Samhita. It amounts to the contempt of court under the Contempt of Courts Act. So सबसे पहले कोर्ट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ऑप्शन डी तो आउट गया हमारा। दूसरा, यहाँ पर एक करप्शन का केस आ रहा है, यहाँ पर ब्राइबरी हो रही है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती यहाँ पे। थर्डली, यहाँ पर करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो वो भी रूल्स प्रिस्क्राइब करता है प्रोफेशनल एथिक्स के, जो कि एक एडवोकेट को फॉलो करने हैं। एंड इट प्रोहिबिट्स कि ब्राइब लेके आप अपने क्लाइंट का नुकसान कराएं। तो हम देख सकते हैं कि जो करप्शन एक्ट है वो एक जनरल एक्ट है जो कि हर टाइप के करप्शन से डील करता है। वहीं जो बार काउंसिल के रूल्स हैं वो एक स्पेसिफिक रूल है। तो वी नो द मैक्सिम कि जनरल रूल्स शैल यील्ड इन फ्रंट ऑफ द स्पेसिफिक रूल्स। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, violation of rules made by the Bar Council of India. So option A is the right answer. Now next question. The nature of proceedings in the case of professional misconduct for advocates. यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडवोकेट्स के लिए कि जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए कंडक्ट की जाएंगी एडवोकेट के अगेंस्ट पे, उनका नेचर क्या होगा। तो इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, जो कि बेसिकली बताता है कि इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एडवोकेट के साथ क्या क्या किया जाना है। तो सबसे पहले उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं कि उसकी प्रैक्टिस खत्म कर दी जाएगी, उसका स्टेट बार में जो रोल में उसका नाम लिखा गया है वो हटा दिया जाएगा, वो फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा एंड सो ऑन। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई सर्टेन फाइन इंपोज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है, बट देन देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक कि उसको रेस्ट्रेन किया जा रहा है कुछ चीजें करने से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो क्वाजी क्रिमिनल नेचर है, तो यानी कि थर्ड। और हम ऑप्शंस में देखें तो ओनली 3 कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर अस। क्वेश्चन, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट उठाएंगे, उसका इंडेक्स खोलेंगे, हम थ्रू आउट अंदर नहीं जाएंगे, हम इंडेक्स में देखेंगे सेक्शन 43। सेक्शन 43 को जब हम चेकआउट करेंगे तो हम देखेंगे सेक्शन 43 कंटेन करता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। Now next question हमारा सेक्शन बेस्ड है और एनवायरमेंटल लॉ से डील करता है। A manufacturing company in the city of Surat named X has been discharging untreated industrial waste into a nearby river, violating the provisions of the Environment Protection Act and the Water Prevention and Control of Pollution Act. This has resulted in severe pollution, making the river water unsafe for drinking and harming aquatic life. Local farmers are interested in who rely on the river for irrigation and daily needs have started facing health issues and crop failures due to the contaminated water. Despite multiple complaints to the local pollution control board, no action has been taken against the company. Based on the above problem, select the correct answer. Now जितने भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं सारे सेक्शन बेस्ड हैं, तो हम ये सारे सेक्शंस को चेकआउट करेंगे। नाउ यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्ट मेंशन है, दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हमें सेक्शंस कौन कौन से चेकआउट कर रहे हैं, 24, 40 एंड 23।
एंड अगर इनमें से किसी में भी फॉल नहीं हो रहा है यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम सेक्शन चेकआउट करेंगे इस पर्टिकुलर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर। तो हम पूरे थ्रू आउट अंदर एक्ट में नहीं घुसेंगे, हम देखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में हम पहले जब 3 सेक्शन चेकआउट करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो सेक्शन 24 है वो बेसिकली जो है वो प्रोहिबिट करता है कि जो डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो किसी स्ट्रीम या वेल में या वाटर बॉडी में नहीं किया जा सकता। एंड दैट वाज द केस हियर एज वेल, बिकॉज यहाँ पर रिवर में डिस्चार्ज किया जा रहा था इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो हमारा जो ये पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ वाटर एक्ट। So option A will be the right answer for us. Now this is a very easy question. Which of the following act is popularly known as an umbrella legislation? Now umbrella legislation basically ये है कि जो span करता है multiple fields के through. So यहाँ पर इसका आंसर होगा Environmental Protection Act. Why? Because ये पूरे environment के जितने भी elements हैं सबको protect करने का काम करता है, whether it is water, air, forest and everything else. For example land. जैसे हम वाटर की बात करते हैं या एयर एक्ट की बात करते हैं, सिर्फ वाटर या एयर की प्रिवेंशन की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो ये सिर्फ बात करता है फैक्ट्रीज की। Now moving on, then again we are having another section based question from IT Act. Which of the following are included under section 21W of the Information Technology Act describing the intermediary? So basically इन चार entities में से कौन-कौन सी entities as intermediaries consider की जाती हैं इस particular section के अंदर। तो जब आप ये पर्टिकुलर सेक्शन उठा के देखेंगे, एंड ऑब्वियसली बात है कि अब आप इसको इंडेक्स में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये एक डेफिनेशन क्लॉज होगा, तो आपको इसको अंदर से ही देखना पड़ेगा। तो जब आप इसको देखेंगे आप रियलाइज करेंगे कि 21W के अंदर पे साइबर कैफेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये तीनों के तीनों एज इंटरमीडिएरीज कंसीडर किए जाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Malti, a small business owner, runs an online clothing store. Recently, she noticed that her website has been hacked and her customers' personal information, including names, address, and payment details, was stolen. Shortly after, some of her customers reported unauthorized transactions on their accounts. Malti wishes to file a complaint against the incident. On the basis of the above problem, select the correct option. So basically, यहाँ पर बात हो रही है offense of hacking की, जो कि punishable है under section 66 of the IT Act. तो हमारा आंसर रिलेट करेगा सेक्शन 66 से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, एआई भी अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं कभी-कभी थोड़ी बहुत गलती कर देता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन हम वो गलती देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं दो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर राइट। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए ये बताता है कि ये जो ऑफेंस है वो पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, व्हिच इज राइट। वही जो सेक्शन सी है वो बात कर रहा है it is punishable under section 66 of the IT Act, and the customer can also claim the compensation under certain circumstances, which is also right. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो राइट आंसर हैं। तो if आप इन दोनों में से किसी एक को भी टिक करके आ जाओ आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। Now next question. Which of the following are included under the definition of employer given under the Industrial Relations Code 2020? तो सबसे पहले आपको एक्ट जो है वो उठा के देखना है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को, और उसमें आपको निकालनी है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इन चारों में से कौन कौन एज एम्प्लॉयर इंक्लूडेड है। तो हम अंदर पहले एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है। इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज अ फैक्ट्री, द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री is defined as an employer. So occupier of the factory is definitely an employer. Secondly, where a person has been named as a manager of factory, so manager of the factory is also considered an employer. Now in relation to any other establishment, the person or the authority which has ultimate control over the affairs of the establishment and when the such affairs are entrusted to the manager or managing director. अब यहाँ पर कुछ लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉज में मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहाँ पर राइट होगा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज जो एम्प्लॉयर का क्लॉज 1 था वो बात करता है फैक्ट्रीज की जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं लिखा था। वहीं जो क्लॉज 2 है वो बात कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर की, लेकिन वो ये भी बात कर रहा है कि इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर लेकिन फैक्ट्री का नहीं, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट बट फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के अलावा अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है और उसमें कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो वो एम्प्लॉयर होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री तो एम्प्लॉयर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया। नाउ लास्टली थर्ड में हमारा कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है,
तो कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयर। सो ये तीन चीजें यानी कि 1, 2 एंड 3 है, ये हमारे एम्प्लॉयर्स की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। तो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following legislations have been included under the social security code of 2020? तो सबसे पहले आपको बेयर एक्ट उठानी है सोशल सिक्योरिटी कोड की, एंड इसमें कहा गया है कि कौन कौन से एक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सो बेसिकली ये एक्ट किन किन एक्ट को रिपील करने वाला है, किन किन को रिप्लेस करने वाला है। तो जब आप इसके रिपील्स वाले सेक्शन में जाएंगे जो कि है बेसिकली 164, वो एक लिस्ट देता है कि वो किस किस को रिपील करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास चार है। तो पहला क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यस इट इज गोइंग टू बी रिपील्ड। दूसरा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, वी कैन आल्सो सी दैट यस इट इज गोइंग टू बी रिपील्ड। देन इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वी कैन नॉट सी इट एनीवेयर। देन इज द एम्प्लॉयड एक्सचेंजेस एक्ट व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये तीन जो एक्ट है ये तो इंक्लूडेड है, ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये तो रिप्लेस किए ही जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही तीन एक्ट यानी कि 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन सी। सो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what have not been set up under the provisions of Industrial Dispute Act for the adjudication of industrial disputes in an organization? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको बेयर एक्ट गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं ऑप्शन देख के। ऑप्शन में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, नेशनल ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स। ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल क्यों करेगा, क्यों बनाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बेसिकली ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को बना रहा है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट कर पाए। तो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या करेगा? तो ऑप्शन यही है हमारा राइट कि एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल हैव नॉट बीन सेट अप अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेबर लॉ से रिलेटेड है। XYZ Textiles Limited, a manufacturing company, recently terminated 4 workers without providing any compensation. The termination was because of the misconduct on part of the workers. The company issued a show cause notice and a disciplinary inquiry conducted against them. On the basis of the recommendation of the committee, the services which was rejected by the management, aggrieved by the rejection, the workers have filed of these employees were terminated. The workers claimed the retrenchment compensation complained in the labor code under the provisions of the industrial disputes. Based on the above problem, select the correct answer. तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, कि जो यहाँ पर टर्मिनेशन था वो अमाउंट नहीं करता है रिट्रेंचमेंट को, इसलिए कोई कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। Why? क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स फायर किए गए थे वो किए गए थे अपने मिसकंडक्ट की वजह से, यहाँ पर कोई रिट्रेंचमेंट नहीं हो रहा था। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? बेसिकली जब बिजनेस रीजंस की वजह से एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फायर करता है वो रिट्रेंचमेंट होता है। तो जब बिजनेस रीजन की वजह से कोई एम्प्लॉय फायर किया जाता है, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन। बिजनेस रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, आप बिजनेस की, आपका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है तो यू नीड डाउनसाइजिंग नाउ। सो बिजनेस रीजन कैन बी एनीथिंग, मे बी यू आर ट्रांसफरिंग योर बिजनेस टू सम प्लेस एल्स। सो बिजनेस रीजन की वजह से जब भी हम डाउनसाइजिंग करते हैं या ले ऑफ्स करते हैं तो वो होता है रिट्रेंचमेंट। जब आपकी जॉब लॉस होती है रिट्रेंचमेंट की वजह से तो आपको कंपनसेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो टर्मिनेशन था वो रिट्रेंचमेंट नहीं था, एंड क्योंकि ये रिट्रेंचमेंट नहीं था इसलिए यहाँ पर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। सो ए इज द राइट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Miss J, a banker, refuses to honor check of Miss F. Though she was having sufficient balance, yet it doesn't suffer any loss to Miss F. Miss F can file the case under which scenario? Now, इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि एक बैंकर थी जो कि अपने कस्टमर के चेक को ऑनर नहीं करती है, जिसकी वजह से कोई कस्टमर को लॉस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जो केस बनेगा वो इनमें से किन सिनेरियो के बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो कस्टमर थी, जो मिस एफ थी, उनका एक लीगल राइट था कि वो अपने चेक को ऑनर करवा सके। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लीगल राइट हैम्पर हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लीगल इंजरी हो रही है बिना किसी डैमेज के। तो सिनेरियो क्या हो गया? इंजुरिया साइन डेमनम, दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज। लीगल राइट हार्म हो रहा है भले कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो दैट इज इंजुरिया साइन डेमनम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. B told Mr. A to leave the premise and occupation of Mr. A. When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered around Mr. A. They tucking up their sleeves and aprons and threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave. Under which tortious act Mr. A can file the case? यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ धमकी दी और प्रिटेंड किया कि हम तुम्हारी नेक तोड़ देंगे। तो यहाँ पर टॉर्ट्स के अंदर जो है जो सिनेरियो आता है वो आता है असॉल्ट का।
असॉल्ट बेसिकली ये होता है जब हम किसी को धमकी देते हैं या कि एक प्रीटेक्स्ट देते हैं कि हम उनके साथ कुछ गलत कर देंगे। जब हम एक्चुअली गलत कर देते हैं तो वो बैटरी हो जाता है। लेकिन जब तक हम सिर्फ धमकी देते हैं, जब तक हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, तब तक वो असॉल्ट रहता है। Now next, Miss J, knowing while taking the lift that driver T was under the influence of alcohol, consequently car met with an accident and Miss J got injured and she has filed a case for compensation which defense could be claimed by Mr. T. So यहाँ पर ये आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि जो मिस जे थी उनको ऑलरेडी पता था कि वो ड्राइवर जो है वो ड्रंक है, उसके बावजूद वो बैठ गई थी। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सिनेरियो लगेगा? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि वो वॉलंटरली बैठी हुई थी, तो ऐसे में अगर उनको कोई इंजरी भी होती है तो उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा बिकॉज शी इज वेल अवेयर कि वो क्या कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ थॉट्स। Mr. K is owner of a building containing a large number of rooms and has derived a considerable income by letting them. Mr. Y is owner of the adjacent cotton mill which erected after the occupation by Mr. K owing to noise and smoke of the mill. Several rooms remain vacated that result into loss for Mr. K. Now इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज न्यूसेंस। व्हाई? न्यूसेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये होता है कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को जब कोई इनकन्वीनियंस होती है, जिसकी वजह से कोई डैमेज या लॉस होता है, तब हम कहेंगे कि वो न्यूसेंस है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कॉटन मिल के चक्कर में यहाँ पर नॉइस एंड स्मोक जा रही है जो कि दूसरे पर्सन को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से उसे डैमेज हो रहा है। तो दिस is squarely inside the definition of nuisance. That's why nuisance is going to be the answer here. Now next question. There was a collision between two buses, one owned by the government and another was a private bus who was coming from wrong side and government bus was coming rashly. Neither slowing down this bus after seeing the other bus determine the tortious act. तो हम देख सकते हैं कि एक जो बस थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और दूसरी जो बस थी वो हैशली आ रही थी और दोनों में से कोई नहीं रुका, यानी कि नेग्लिजेंस था और नेग्लिजेंस दोनों तरफ से था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा टॉर्ट्स का प्रिंसिपल लगेगा? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, यानी कि दोनों पार्टीज का नेग्लिजेंस था यहाँ पे। क्वेश्चन, द टर्म इनकम इज डिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट अंडर। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्ट दे दिया गया है, हमें 4 सेक्शन दे दिए गए हैं, हम इन चारों सेक्शन से गो थ्रू करके पता लगा सकते हैं कि इनकम की डेफिनेशन किस में दी गई है। तो जब हम एक्ट खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकम की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. X deposits 65,000 in the term deposit of 5 years with the post office to avail tax reduction under section 80C. यानी कि वो बेसिकली टर्म डिपॉजिट डाल रहे हैं ताकि वो टैक्स डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाए। Assuming Mr. X does not opt for concessional tax regime under 115 BAC, on the basis of the above problem, select the correct option. तो हम दो चीज देख सकते हैं कि इन्होंने टर्म डिपॉजिट डाला हुआ है ताकि टैक्स डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाए, लेकिन साथ साथ में इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कंसेशन नहीं लिया है। इसका मतलब क्या होगा? ही इज नॉट गिल्टी इवन ऑफ टैक्स इवेजन और ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पता लगाना है कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट 1 कहता है एग्रीकल्चर इनकम इज exempted फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, which is very true। अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो ये सेक्शन चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट 1 is true। Nextly, tax on non-agricultural income in case of non-agricultural income exceeds basic exemption limit and agricultural income exceeds 5,000 is determined by the scheme of partial integration of non-agricultural income with agriculture, which is also true। That is something जिसको समझने के लिए आप उनको इनकम टैक्स एक्ट को अच्छे से डील करना पड़ेगा। जब हम अपना वीडियो लाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, दिस इज something that we're actually going to explain in detail. So as of now I'll leave it to this only. So both the statements are true, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा both the statements are correct, that is option D। Now next question is also very easy। An agreement not enforceable by law is stated to be void under। तो आपको ये समझना है कि जब हम agreement की बात कर रहे हैं यानी कि हम यहाँ पर contract act की बात कर रहे हैं, तो आपको एक्ट पता चल गया। अब ये 4 सेक्शंस आप एक्ट में पर्टिकुलरली उठा के देख सकते हैं, तो जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो सेक्शन 2G है वो बात करता है वॉइड अग्रीमेंट्स की, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर व्हिच सेक्शंस। तो जब हम बात करते हैं कांसेप्ट ऑफ गारंटी की, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट पता चल गया हमें। अब यहाँ पर हमें कुछ सेक्शंस की रेंज दी गई है, तो अगेन हम देखेंगे इंडेक्स में, ना कि पर्टिकुलर सेक्शंस में जाके। तो जब हम देखेंगे इंडेक्स उठा के, तो हम देखेंगे कि जो सेक्शंस 142 से लेकर 144 तक हैं वो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन,
A real estate developer enters into a contract with B, the owner of a piece of prime land, for the purchase of a property. The contract stipulated that A would pay 50 lakh in advance and the remaining crores within 6 months. In return, B agreed to transfer A real estate developer, entered into a contract with B, the owner of a piece of prime, to the title of the land. However, after receiving the advance payment, B refused to execute the sale date, which is that is the main part. After receiving the advance payment, B refused to execute the sale date of the contract under the Specific Relief Act, but B denied his claim. A has to file claiming that she received a better offer from another buyer. A demanded that enforcement a suit in a court of law. On the basis of above problem, select the correct answer. So basically क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि A जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो सूट है उसको एनफोर्स किया जाए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में. तो बेसिकली कौन सा कोर्ट ऑफ लॉ कंपीटेंट होगा? तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज की, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं. एंड क्योंकि सिविल डिस्प्यूट्स है इसलिए पूरी अथॉरिटी उन कोर्ट्स को जाती है जो कि सीपीसी के अंदर पावर्ड है. तो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा ए मे फाइल अ सूट इन द कोर्ट हैविंग द पावर्स अंडर सीपीसी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो हम उन कोर्ट्स में जाते हैं जो कि पावर्ड बाय सीपीसी रहते हैं. Now next question. Section 31 of the Specific Relief Act is related to. हमें एक्ट दे दिया गया है, हमें सेक्शन दे दिया गया है. हम इंडेक्स में उठा के देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि जो सेक्शन 31 है वो डील करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी बी एनफोर्स्ड. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे उनका एनफोर्समेंट हो चाहे रिकवरी हो, वो सब देखता है सीपीसी से रिलेटेड कोड. तो यहाँ पर भी हमारा आंसर वही हो जाएगा. A person entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure. So option D will be the right answer for us. Now next question is again related to law of contract. Which section of law of contract defines a proposal made before communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है. आपके पास 4 सेक्शंस हैं. आप सेक्शंस को उठा के बेयर एक्ट में चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो सेम वर्डिंग्स है वो प्रेजेंट है सेक्शन 5 में. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. According to the Land Acquisition Act, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 2013, governments can acquire land for. So basically जो सेक्शन 2 है इस एक्ट का वो रिलेवेंट है हमारे लिए, जो कि बताते हैं ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा. तो जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे आप उसमें पढ़ेंगे कि तीनों चीजें ही उसमें मेंशन है, यानी कि इन तीनों चीजों के लिए जो गवर्नमेंट है वो लैंड एक्वायर कर सकती है. तो हमारा आंसर ऑल 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक्ट से रिलेटेड है. लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड व्हिच अर्लियर लेजिस्लेशन. तो आपको सबसे पहले उठा के देखना है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, देन उसको उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है जो रिपील्स एंड सेविंग्स की बात करता है. तो इस केस में 114 जो सेक्शन है आप इंडेक्स से देख सकते हैं. ऐसा कोई सेक्शन उठाना है आपको जो रिपील्स एंड सेविंग्स की बात करता है. तो जब आप इंडेक्स से गो थ्रू करेंगे आप रियलाइज करेंगे दैट सेक्शन इज 114. तो जब आप 114 देखेंगे उसमें लिखेगा कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज रिपीलिंग the Land Acquisition Act of 1894. So that is going to be your answer. Last की जो दो क्वेश्चन है वो दोनों IPR बेस्ड हैं, तो we'll go through them. Soham, an independent software engineer, created a mobile app called Fit Life that provides personalized fitness plans. He registered the app's name and logo under trademark law. So it is registered and copyrighted also. However, 6 months after its launch, Soham discovered a competing app called Fit Life, FITLYFE. This was LIFE, that is LYFE, with a similar logo and feature, being marketed by a large tech company. Soham believes the competing app copied elements of his source code and intentionally used a confusingly similar name and logo to mislead consumers. On the basis of above problem, select the correct option. Under trademark law, can Soham claim infringement for the use of similar name and logo by the competing app? So one thing that we need to understand about trademark law is that trademark law सिर्फ ये नहीं कहता कि दोनों नामों का एकदम आइडेंटिकल होना जरूरी है. वो ये कहता है कि अगर एक नाम से बहुत ज्यादा डिसेप्टिवली सिमिलर दूसरा नाम भी है तो भी इट कैन कॉन्स्टिट्यूट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं एक जो है फिट LIFE है, दूसरा LYFE है. तो इवन दो इट इज नॉट आइडेंटिकल बट इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर, इसलिए यहाँ पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया जा सकता है. तो हमारा आंसर क्या होगा?
yes if we can prove that the names are confusingly similar, यानी कि deceptively similar अगर है और ये बात जो है सो हम प्रूव कर लेता है तो yes infringement का केस होगा. Now last question for today. What is the duration of copyright protection for literary works in India? So for this हमें जो एक्ट रेफर करना है वो कॉपीराइट एक्ट होगा एंड यहाँ पर हम टर्म ऑफ कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे लिए रेलेवेंट सेक्शन कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट एक्ट. तो जब आप कॉपीराइट एक्ट देखेंगे तो उसमें जो जनरल लॉ है वो ये है कि जब म्यूजिक लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क है तो उसका कॉपीराइट कब तक सबसिस्ट करेगा, ऑथर के लाइफ टाइम से लेके 60 ईयर के बाद तक. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स. So option C will be the correct answer for us. So that will be all for today. Thank you so much for joining us. Please do let us know in the comment box what sort of videos do you need in future, and if you have any doubts just comment below. Thank you so much.